हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो के अंदर। क्योंकि इससे पहले जो है हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और पाषाण काल के आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ताम्र पाषाण काल। मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल के अंदर किस प्रकार से औजारों में परिवर्तन हो रहे थे, जो पत्थरों के औजार बन रहे थे औजार में परिवर्तन हो रहे थे। और औजारों में परिवर्तन के साथ साथ जो है समस्याएं भी ये थी कि जैसे जैसे औजार बदल रहे थे क्लाइमेट भी चेंजिंग हो रहा था। मैंने आपको बताया जो पूरा पाषाण काल का जो शुरुआती दौर था वो हिमयुग से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरा पाषाण काल का जो उत्तर पूरा पाषाण काल था उसमें आप देखोगे कि हिमयुग का अंतिम चरण चलता है और उसके बाद मध्य पाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद और भी चेंजिंग आते हैं कि कृषि वगैरह पशुपालन का जो है वो भी खोज स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद देखेंगे संस्कृतियां फिर से बदलती हैं और वो जो है नव पाषाण काल में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन नव पाषाण काल के जस्ट बाद जो है आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल इसलिए आता है कि मानव ने अब अपनी एक पहली धातु की खोज कर ली थी, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था केवल और केवल पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर, मतलब अभी तक कोई धातु नहीं थी। अब नव पाषाण काल के आखिरी चरण में हम देखते हैं नव पाषाण काल की समाप्ति वहीं हो जाती है जहां पे इंसानों ने एक धातु की खोज कर ली और मनुष्यों ने सबसे पहले धातु की खोज की तांबा। और तांबे के खोज होने के बाद संस्कृतियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं। बहुत सारी संस्कृतियों के बदलने के कारण हम कहते हैं कि ये ताम्र पाषाण काल है, क्योंकि अब तांबे और पत्थर को संयुक्त रूप से यूज किया जाता है। तांबे और पत्थर को संयुक्त रूप से यूज किया जाता है और इस वजह से जो है ये सभ्यता जो है ताम्र पाषाण काल कहलाती है। तो बच्चों आज जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, जो नहीं लिखा वो मैं आपको बताते भी चलूँगा और सारा चीज़ मैं समझाते चलूँगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे तो आप बहुत आराम से कर जाएंगे, इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि इस युग को जो है चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कभी कभी ताम्र पाषाण काल का एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है, उसमें पूछा गया था निम्न में से चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन थे, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ऐसे करके उसमें एक ऑप्शन था ताम्र पाषाण काल। तो आपको याद रखना ताम्र पाषाण काल को जो है चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जब भी आए आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि तांबे की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तांबा ही एक ऐसा धातु था जिसने मनुष्य सबसे पहली बार खोजा था। अब आप बात करते हैं कि ताम्र पाषाण कालीन लोग ग्रामीण समुदाय के थे, मतलब इस समय के जो लोग थे ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थे, गांव में रहते थे और गांव के रीति रिवाज कल्चर को फॉलो करते थे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो नव पाषाण काल में भी लोग रहना प्रारंभ कर दिए थे। कृषि प्रारंभ हो गई थी तो लोग रहना प्रारंभ कर दिए थे। लोग धीरे धीरे जो है आवास बनाना स्टार्ट कर दिए थे और आवासों में रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन नव पाषाण काल के पहले वो लोग खानाबदोश थे, मतलब वो घुमंतु जनजाति के रूप में रहते थे, आज यहाँ तो कल वहाँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ताम्र पाषाण कालीन लोग जब ग्रामीण समुदाय के थे तो जाहिर सी बात है उनकी एक बस्तियां रही होंगी। और ये बस्तियां जो है हमें भारत में कहाँ कहाँ पाई गई हैं, तो उसके कुछ मुख्य स्थान मैं आपको यहाँ पे गिनाता हूँ। सबसे पहला कि यहाँ पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिण पूर्वी भारत में जो है ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। आप याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में गंगा घाटी में क्यों नहीं पाई जाती हैं। गंगा घाटी में एक बात याद रखिएगा कि गंगा के जो मैदान थे वहाँ पे जंगल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इन जंगलों में जो है ताम्र पाषाण कालीन बस्तियाँ नहीं पाई गई हैं, ठीक है ना। अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, पर यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो है आप देखेंगे कि गंगा के आसपास के क्षेत्र में जंगलों के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो पर्वतों के साइड में जो है बहुत ज़्यादा बस्तियाँ पाई गई हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको एक बात ज़रूर जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ताम्र पाषाण कालीन लोग दो जगहों पे मुख्य रूप से पाए जाते थे। यानी कि जो हम खुदाई किए, जो हम ताम्र पाषाण कालीन लोगों के बारे में जानने का प्रयास किए हमारे पुरातत्वविद, इनको पता चला कि ज़्यादातर बस्तियां कहाँ मिलती हैं, या तो पहाड़ों के पास मिलती है या तो नदियों के पास मिलती है। तो ताम्र पाषाण कालीन लोग पहाड़ों के पास, नदियों के पास क्यों रहते थे। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्थर जो है मुख्य रूप से उनको चाहिए था
औजार बनाने के लिए। दूसरी चीज़, ये लोग नदियों किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि पानी की आवश्यकता हमेशा पड़ती थी, तो पानी को पीने के लिए, इनके जानवरों के लिए, इनके कृषि के लिए और इनको खुद पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, इसलिए ज़्यादातर ये लोग जो है नदियों के किनारे बसने का प्रयास करते थे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो राजस्थान के अंदर जो है अहर और गिलुन जो है ये दो क्षेत्र पाए जाते हैं। अहर और गिलुन जो है राजस्थान के अंदर ये ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां थीं और इन्हीं को क्या कहते हैं, अहर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये बनास घाटी में पाया जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान की बनास घाटी में अहर और गिलुन संस्कृतियां पाई जाती हैं। अहर और गिलुन जो है वो ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां थीं और इसे कहते हैं संयुक्त रूप से अहर संस्कृति। ठीक है ना। जब भी आपसे पूछे अहर संस्कृति कहाँ पे थी तो आपको सीधे बताना है राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। फिर याद करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर मालवा, कैथा और एरण। मालवा, कैथा, एरण जो हैं ये ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां हैं। जो भी मैंने यहाँ लिखा है अहर और गिलुन, मालवा, कैथा और एरण, ये सब ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां थीं और उस समय के लोग जिन बस्तियों में रहते थे, जहाँ जहाँ रहते थे, उसी का मैंने नाम यहाँ पे लिखा है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण, ये 3 बस्तियां जो है मुख्य रूप से आपको याद रखनी है, ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां हैं। फिर आप देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये अहमदनगर के आसपास पड़ता है। चंदौली नहीं है, चंदौली, सोनागांव, इनामगांव, नासिक और एक प्रकाश भी यहाँ पे एक जगह है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर। ये सभी क्या है, ये सभी जो है ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां थीं और ये पूरे लोगों को, यहाँ देखिए ये जितने भी स्थान मिले हैं इन सभी स्थानों को जो है जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना। ये जितनी भी पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं ये सभी जो है जोरवे संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं। और आपको याद रखना है कि ये संस्कृति जो है गोदावरी नदी के, याद रखेंगे कहाँ पे, गोदावरी नदी के प्रवरा, गोदावरी की, देखिए ये जो प्रवरा नदी आप देख रहे हैं ना, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा है, उसी के बाएं तट पे जो है ये जोरवे संस्कृति आपको देखने को मिलती है। मतलब इतने सारे जो है आपको जो स्थान दिख रहे हैं ये सारी बस्तियां जो हैं आपको प्रवरा नदी के बाएं तट पे मिल जाएंगी, जिसको हम जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आप जो है जो जितनी भी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं ना उन सब चीज़ों को देखते जाइएगा। ये सारी की सारी जो बस्तियां हैं कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास या तो नदियों के आसपास ये मिल रहे हैं। इसका कारण मैंने अभी आपको शुरू में बताया। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इनके जो है ना रहन सहन पे, इनके जो कल्चर पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे पशुपालन। मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल से ही पशुपालन स्टार्ट हो गया था। नवपाषाण काल के थोड़ा सा पहले आप जाएंगे तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो है आप देखेंगे मध्य पाषाण काल के लास्ट में पशुपालन लगभग स्टार्ट हो गया था। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया तो वो कुत्ता था। ये मैंने जो है आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए सारे वीडियो को एक बार कनेक्ट करके पढ़ते जाइएगा क्योंकि मैंने जो है ना लगातार सारे वीडियो को कनेक्ट किया है। ठीक है ना। जैसे आपने पहला देखा वीडियो, पहले के बाद आप दूसरा देखेंगे तो इतने अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैं चला हूँ। ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे पशुपालन, इस युग के लोग जो है गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस ये लोग पालते थे। ठीक है ना। मुख्य रूप से ये लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे। लेकिन ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। क्योंकि घोड़े से परिचित इससे नहीं थे क्योंकि घोड़ा लाने का मेन काम किसने किया, वैदिक लोगों ने किया, आर्यों ने किया। आर्यों ने मध्य एशिया से घोड़ों को भारत में लेकर के आए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। ऊँटों के भी अवशेष मिले हैं तो लोग कहते हैं कि ऊँट भी यहाँ पे रहे होंगे उस ज़माने में, लेकिन घोड़ों से ये परिचित नहीं थे। याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कृषि पे बात कर लें तो कृषि में गेहूँ, चावल, बाजरा मशहूर है। ठीक है। मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, रागी हो गया, कपास हो गया, अलसी हो गया। ये लोग जो है इस चीज़ की खेती करते थे। तो आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो हमने हड़प्पा संस्कृति पढ़ा नहीं है और बहुत सारे मास्टर या बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा है कि कपास की पहली बार खेती का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा वालों ने किया था। मैं कहूँगा जी बिल्कुल सही बात है क्योंकि कुछ ऐसी बस्तियाँ थी इसमें जो हड़प्पा कालीन थीं। याद रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊँगा। ताम्र पाषाण कालीन कुछ ऐसी बस्तियाँ थीं जो हड़प्पा कालीन थीं। ठीक है ना। और वहीं से जो है वो लोग कपास की खेती करना भी सीख गए थे। और याद रखिएगा
ये लोग बहुत उत्कृष्ट खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके पास अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो बहुत उत्कृष्ट खेती नहीं होती थी यहाँ पे, ठीक है ना। न तो ये लोग उत्कृष्ट खेती कर पाते थे और न ही ये लोग उत्कृष्ट रूप से जो है मन से जो है पशुपालन ही कर पाते थे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बड़ा ये खेती करना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो गया था। तो नवपाषाण काल की तुलना में जो है ताम्रपाषाण काल में खेती बढ़ गई थी, है ना। जो खेती की जो क्वांटिटी थी, खेती की जो करने की जो क्षमता थी वो थोड़ा सा बढ़ गया था, ठीक है ना। उत्पादन क्षमता में वृद्धि आया था, इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए कुछ जो परिवर्तन होता है हर काल के बाद, जब एक परिवर्तन होता है तो उसको एक नई सभ्यता, नई संस्कृति के नाम से देखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे आवास के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि रहना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल से ही, क्योंकि जब कृषि स्टार्ट होती है तो कृषि के लिए एक जगह पे 4 से 5 महीने इनको रहना पड़ेगा फसल को तैयार होने में। तब तक ये लोग धीरे धीरे स्थायी निवास बना लिए और अस्थायी निवास आप देखेंगे कि इस काल में भी जारी रहा। और आप देखेंगे कि अपना घर मिट्टी से थोप कर ये लोग बनाते थे, क्योंकि कूस फूस का जो है घर बनाते थे, उसके ऊपर से मिट्टी का लेप लगा देते थे, ठीक है ना। और उस घरों में ये लोग रहते थे। लेकिन आपको देखने को मिला कि जो अहर है राजस्थान के अंदर, जो अहर था बाबू, अहर में आपको पत्थर से बने मकान भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। राजस्थान के अहर में पत्थर से बने मकान में लोग रहते थे, इस चीज़ का प्रमाण जो है पुरातत्वविदों को मिला है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो मृतकों को ये अस्थि कलश में रख करके घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। मृतकों को अस्थि कलश में रख करके उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने ही घर के फर्श के नीचे ये लोग गाड़ देते थे। मतलब हो सकता है कि मैंने आपको कहा कि अंत्येष्टि प्रथा स्टार्ट हो गई थी मध्य पाषाण काल से ही, मध्य पाषाण काल से ही मुर्दों को जो है दफनाना, जलाना, ये सब स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे चूँकि ये संस्कृति थोड़ा सा नवपाषाण काल से अलग थी, तीनों ने जो है मृतकों को अस्थि कलश में डाल करके अपने फर्श में, अपने घरों में फर्श के नीचे ही दफना दिया, उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते तो जाहिर सी बात है कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक यहाँ की सत्ता रही होगी, ये संस्कृति रही होगी, क्योंकि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है ना। और ये जो इतिहास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताम्रपाषाण काल का, ये भी जो है ना प्रागैतिहासिक है, क्योंकि इसमें भी कोई लेखन हमें नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जब लिखित साक्ष्य मिले नहीं है तो उसको पढ़ना तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ पाएंगे कोई, ठीक है ना। आगे की बात करें, खुदाई से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो तीर के नोक प्राप्त हुए हैं। तीर के नोक जो कि तांबे के हुआ करते थे, तांबे के साथ साथ आप देखेंगे पत्थरों के भी हुआ करते थे। बर्छे, वो बर्छे के फाल मिले हैं। बर्छे मतलब भाला का जो आगे का जो फाल होता है ना, भाला देखे होंगे आप लोग, भाले का जो आगे का लोहे का फाल था, क्योंकि उसमें तो लोहा था नहीं, तो या तो पत्थर के फाल बनाए जाते थे या फिर वहाँ पे तांबे के फाल बनाए जाते थे, ठीक है ना। बंसियाँ थी, बंसी जो मछली मारने वाला जो वो कांटे टाइप का बंसी होता है बच्चों, वो भी मिला है यहाँ पे। सेल्ट मिला है, कंगन मिला है, छेनी मिली है। छेनी किस चीज़ की थी, तो छेनी जो है तांबे की छेनी मिली है। तांबे के साथ साथ जो है हम देखेंगे कि ये छेनी जो है पाषाण की भी थी, मतलब पत्थरों की भी थी। गैरिक मृदभांड वगैरह भी मिला है। गैरिक मृदभांड भी जो है यहाँ पे देखने को मिले। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का भांड, मिट्टी का बर्तन, है ना। आगे देखेंगे कोट दीजी व कैथा की संस्कृति हड़प्पा कालीन थी। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ये लोग जो है कपास उगाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कुछ इसमें जो संस्कृतियाँ थी, कुछ इसमें जो बस्तियाँ थीं, वे हड़प्पा कालीन थीं, ठीक है ना। और हड़प्पा कालीन होने की वजह से जो है कपास की खेती करना भी सीख गए, और उसके साथ साथ तांबे के साथ साथ कुछ ऐसी संस्कृतियां भी थी, जैसे आप कह सकते हैं कैथा और कोटदीजी, यहाँ पे जो है कांसा बनाना भी धीरे धीरे ये लोग सीख गए थे। कांसे को भी बनाना धीरे धीरे सीख गए थे, क्योंकि हड़प्पा में आप देखेंगे तांबे में टीन मिला करके उन्होंने कांसा धातु बनाया, जो कि तांबे से थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत था, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे हड़प्पा काल में जो है कृषि थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल से बेहतर हो गई। आप इस बात को जानेंगे क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है तांबे को थोड़ा सा और डेवलप किया और मजबूत बनाया, टीन डाल करके उसमें कांसा बनाया, और हड़प्पा वालों ने क्या किया कि कृषि को थोड़ा इनसे ज़्यादा बेटर अच्छा बनाया, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब आगे चलें कि सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड का भी प्रयोग इन्होंने किया, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे मृदभांड जो है आप देखेंगे कि नवपाषाण काल से ही बनने लगे थे। जब कुम्हार की चाकी का मतलब एक पहिए का आविष्कार किया गया था, पहिए को खोज हुई थी, तो वहाँ पे जो है
मृदभांड बनना स्टार्ट हो गए थे, पर चित्रित मृदभांड नहीं थे। मतलब कोई चित्र मृदभांडों के ऊपर कोई भी, जैसे आप देखें मटका उटका होता है, मटके के ऊपर कोई चित्र नहीं था, लेकिन सर्वप्रथम चित्र बनाना मटकों पे किन्होंने प्रारंभ कर दिया, तो वो ताम्र पाषाण कालीन लोगों ने प्रारंभ किया। ठीक है ना। आप देखेंगे कैथा एवं एरण सबसे पुरानी बस्तियां थी। ताम्र पाषाण जो कालीन बस्तियां थीं, उन सब में सबसे पुरानी कैथा और एरण थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है ना। इन्होंने सर्वप्रथम बड़े बड़े गाँव बनाए, क्योंकि इससे पहले सभी लोग जो है छोटे छोटे टोली में रहते थे, छोटे छोटे गांव में रहते थे। नवपाषाण काल के लोग भी छोटे छोटे मंडलियों में, या फिर कह सकते हैं कुछ समूहों में जो है गांव बना करके रहते थे। लेकिन पहली बार सबसे बड़े बड़े गांवों का निर्माण किन्होंने प्रारंभ किया, तो ताम्र पाषाण कालीन लोगों ने प्रारंभ किया। इस बात को भी आपको याद रखना है। जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, इन सब को लिखते चलिएगा। इतिहास की वो नॉलेज आपके अंदर डालने वाला हूँ बच्चों, जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। चलिए, बस आपको बने रहना है, सारा वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। और आपको जो है कि 1-2 दिन का समय ज़रूर लगता है वीडियो आने में, क्योंकि पूरा रिसर्च किया जाता है बेटा। मैं भी मेहनत करता हूँ इसके पीछे, और मेरा मेहनत जो है जाए ना जाए, इसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कर दीजिए। बस इतना जो है आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है ना। आपका लाइक जो है थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। पहले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि 161 आसपास सब्सक्राइबर थे, और उतना मेरा व्यूज़ चला गया बहुत कम समय में। ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो है उसको जो थोड़ा सा लाइक करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखेंगे कि हल व फावड़ा ना होने के कारण ये खेती अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखेंगे तांबा जो है एक कमज़ोर धातु होती है, और उसकी वजह से कठोर मिट्टी को खोदना इनके बस की बात थी नहीं। इस वजह से इन्होंने जो है कृषि करने के लिए झूम खेती की विधि अपनाई। झूम खेती क्या होता है कि पेड़ों को काटते थे, या फिर घास फूस को काट करके जला करके वो उसी राख में जो है बीज बो दिया करते थे, और उसी राख में जो है बीज तैयार होकर के फसल बनता था। तो इस प्रकार से उत्पादन बहुत कम होता था, पर चारा ही क्या था इनके पास। तो इस प्रकार की झूम खेती ताम्र पाषाण कालीन लोग करते थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये वस्त्र निर्माण, तांबे की वस्तु या फिर कांसे की वस्तुओं को भी बनाना धीरे धीरे सीख गए थे, क्योंकि हड़प्पा कालीन कुछ बस्तियां थीं जिन्होंने कांसा बनाया तांबे में टीन डाल करके। तो ये भी जो है हल्का फुल्का जो है ये चीज़ें सीख गए थे। कांसा बनाना, तांबे की वस्तु बनाना, वस्त्र बनाना, ये लोग जानते थे। ठीक है ना। अब आप देखेंगे चाक पर बने लाल काले मृदभांड का ये लोग यूज़ करते थे। मतलब लाल और काले रंग का जो बर्तन होता था, मिट्टी के ऊपर अगर मिट्टी को काले रंग से या फिर लाल रंग से लेपित कर दिया जाए, उन बर्तनों का यूज़ करते थे मिट्टी के। क्योंकि अभी तांबे तक का बर्तन बनाना इन्होंने नहीं सीखा था, तो आप कह सकते हैं कि वो लोटा वगैरह जितना भी यूज करते थे, वो जो था वो मृदभांडों का ही था, मतलब मटके का था। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान व जंगलों को छोड़ के देश के सभी स्थानों पर लगभग जो है आपको ताम्र पाषाण कालीन बस्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। अब आपके दिमाग में क्यों जंगलों में नहीं, क्यों जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में नहीं? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के मैदान में बहुत बड़े बड़े जंगल थे, और जंगलों के वजह से वे लोग जंगल में निवास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक वो पेड़ों को काटेंगे नहीं, तो जंगल में निवास नहीं कर पाते हैं। और पेड़ों को काटने के लिए तांबा इतना मजबूत धातु नहीं था कि पेड़ों को काट दे, है ना। ये संभव हो पाया उत्तर वैदिक काल के अंदर, जब लोहे की खोज होती है, तब जाकर के लोग जो है पेड़ों को, जंगलों को काटते हैं, आवास को बढ़ावा दिया जाता है, लोग खेत भी बढ़ जाते हैं और लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत भी करता हूँ। इतने पॉइंट आपको लग रहे हैं कि 20 पॉइंट है, बस ये 20 पॉइंट आपको मैं बता के चलता हूँ कि 20 पॉइंट तो ये थे, बाकी मैंने अपनी तरफ से जो भी बताया, ये 20 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ताम्र पाषाण काल से नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।